PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बोली का इनेकाद किया गया और जो आगाज़ में 6 जो पार्टियां थी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन जब बात ऑक्शन यानी कि बोली पर आई, खरीदारी की आई, तो उस वक्त सिर्फ एक ही जो कंसोशियम या एक ही जो ग्रुप है वो बचा था जिसने फिर बोली दी और बोली एज यूजुअल उसको पब्लिक इवेंट था उसको लाइव दिखाया भी गया, लेकिन उसमें हुआ कुछ कोर्स जो मिनिमम एक प्राइस हुकूमत पाकिस्तान या प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से रखी गई थी 85 अरब रुपए, ज़ाहिर है कि वो स्टार्टिंग प्राइस थी। तो जो बोली मिली PIA की खरीदारी के लिए 60% उसके जो शेयर्स थे वो सिर्फ 10 अरब रुपए। और शहबाज, ज़ाहिर है कि अभी तक क्योंकि इस प्रोसेस यही होता है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो वफाकी काबीना करती है। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स ये जो ऑफर है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रियल स्टेट की कंपनी है उनकी तरफ से ऑफर आई है, वो जो ऑफर अभी भी वो स्टैंड करती है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वफाकी गवर्नमेंट ने कोई फाइनल फैसला नहीं किया कि इस बिड का क्या करना है। एम आई राइट? कामरान, लीगली स्पीकिंग यस, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि 85 अरब रुपए में और 10 अरब रुपए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों जो पार्टीज थी इस केस में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो बेसिकली एक रियल एस्टेट डेवलपर है, एक जो रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जिसका एविएशन का ना कोई एक्सपीरियंस है, और जो उसने कंसोर्शियम बनाया था उसमें भी, और उनके पास एक टेलीविजन चैनल भी है उनका, वो भी उन्होंने रिसेंटली बनाया है, बट उनका ऐसा कोई ना एक्सपीरियंस एविएशन इंडस्ट्री का जो, और कंसोर्शियम भी था उनका, उसके अंदर भी एविएशन से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं थी, कोई पार्टनर नहीं था उनका। तो मुझे वो अल्फाज याद आ जाते हैं उनके, अब्दुल अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, तो चंद माह पहले उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया, हमसे एक इंटरेक्शन हुआ, तो उस इंटरेक्शन में उनसे एक सवाल हुआ कि जो बाकी कंपनीज हैं इनकी समझ आती है, जो 6 पार्टीज शॉर्ट लिस्ट हुई थी इस प्रोसेस के अंदर, उनकी समझ आती है कि अगर वो डायरेक्टली एविएशन के बिजनेस में नहीं है तो उनके पार्टनर्स हैं या उनके कंसोर्टियम के अंदर आपको लोग कुछ इस तरह के नजर आते हैं, कंपनीज नजर आती हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या एक्सपीरियंस है, ये कैसे शॉर्ट लिस्ट होगी? अलीम खान के ये अल्फाज थे जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कंपनी है वो संजीदा कंपनी नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, और वो सिर्फ इस कैंपेन का हिस्सा बने और पब्लिसिटी उनको मिल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि जो संजीदा पार्टीज थी वो 1 बाय 1 वो सारी निकल गई प्रोसेस से, एक पार्टी बची ब्लू वर्ल्ड सिटी, और लगता है ऐसे है कि कल दोनों ने एक दूसरे को बेल आउट किया, दोनों स्टकअप हो गए थे। एक ने 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी और दूसरी पार्टी ने 85 अरब रुपए की मिनिमम प्राइस जो है वो डिटरमिन कर दी। जो मिनिमम प्राइस थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रखी गई थी, शायद इससे ज़्यादा ही प्राइस होती है, कि जो भी होती है इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को रन किया गया, एक स्पेक्टेकुलर फेलियर था ये। और आपने जो बात की ना, लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन होगी कि मिनिमम प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि उस प्राइस पे ये बिकेगी, वो मिनिमम एक प्राइस है, वहां से बोली शुरू होती है। आमतौर पर अगर एक से ज्यादा लोग होते भी सकती और बिक भी सकती है, बट यूजुअली देखा गया जब एक से ज्यादा कोई भी, ये तो आप PIA को फरोख्त कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को, किसी भी चीज को आप फरोख्त करने जाते हैं, तो जब एक मिनिमम प्राइस से शुरू होती है तो अगर एक से ज्यादा उसके खरीदार हैं तो अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उनमें एक मुकाबला ऐन मुमकिन है कि 100 अरब तक जा सकती थी, उससे ऊपर भी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि मैदान में खरीदार ही एक था तो उसने कहा कि और खरीदार भी वो जो तो मजे लेने आया था और बस गया। ठीक है, अगर इसको सादा जुबान में, कल बल्कि कुछ ऐसा हुआ कि इसका प्रोसेस अगर नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि जो बिडिंग का प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया जाता है, जो इस केस में EY अर्नेस्ट एंड यंग एक ग्लोबल कंपनी थी, उनको हायर किया गया, और पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी तारीख की हाईएस्ट प्राइस उनको 2 अरब रुपया दी उस कंपनी को, इसका ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था, इसकी ट्रांजैक्शन थी, इसका स्ट्रक्चर सारा डिजाइन करने के लिए। उसके बाद फिर रोजावेल्ट होटल का एक FA हायर हुआ, उसकी कीमत इससे भी ज्यादा है, तकरीबन 2.1 अरब रुपया। उस कंपनी को हायर किया गया, उस कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर दिया, उस ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स इन्होंने मंगवानी थी। जो टेक्निकल बिड्स आई उसमें 8 पार्टी सामने आई, 8 में से 6 पार्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया जिनको टेक्निकली क्वालिफाई किया गया। उसमें 2 अहम शराइत थी क्वालिफिकेशन के लिए कि मिनिमम जो नेट वर्थ
होनी चाहिए उस पार्टी की या उस कंसोर्शियम की, वो 30 अरब रुपया होनी चाहिए। तमाम 6 की 6 पार्टीज इस पे मीट करती थी। दूसरी जो शर्त वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसका सालाना जो टर्नओवर है वो 200 अरब रुपए से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में जब ये मामला बोर्ड के पास गया तो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी इसके हवाले से कुछ सवालात हुए कि ठीक है, ऑडिटर्स ने कहा कि इसका जो टर्नओवर है वो 200 अरब रुपए सालाना है, बट उस पर कुछ सवालात थे जिनको उस वक्त बोर्ड में दबा दिया गया। फिर अगला प्रोसेस ये होता है कि बिडिंग होती है, फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट की जाती हैं, उसके लिए प्राइस डिटरमिन होती है। जो प्राइस डिटरमिन हुई वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उसको एक रेंज दी गई थी 80 से 85 अरब रुपए की, इसमें कोई डिटरमिन कर दें। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो प्राइस डिटरमिन की वो थी 85 अरब और 3 करोड़ रुपया। वो प्राइस फिर कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जिसको इसाक डार साहब चेयर करते हैं उनके पास गई, उन्होंने उस प्राइस को अप्रूव कर दिया। वो फिर जब प्राइस है वो लाई गई सामने, पहले जो बिड थी उसको ओपन किया गया जिसमें कीमत निकली 10 अरब रुपया, और जो उसके बाद फिर बताया गया कि ये जो प्राइस है मिनिमम हुकूमत की वो 85 अरब रुपया। फिर एज पर प्रोसेस, एज पर रूल्स आधे घंटे का टाइम दिया गया बिडर को कि आप इसको मैच कर ले। तो कामरान जो आधे घंटे का टाइम था उसमें हम गप्पे मार रहे थे एक दूसरे के साथ, तो एक सीनियर गवर्नमेंट रैंकिंग ऑफिसर उनसे ऐसे बात हो रही थी। मैंने कहा क्या ख्याल आपका, मैच करेंगे? कहते कर भी सकते हैं। तो मैंने कहा आपको लगता है इनको देखकर और ओवरऑल जो आपकी इंटरनल असेसमेंट ये मैच करेंगे? तो आगे से चुप कर गए। गवर्नमेंट को भी पता था ये प्रोसेस फेल होने जा रहा है, किसी भी वफाकी वजीर ने इस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ तो वज़रा वैसे मुल्क से बाहर थे, जो पाकिस्तान के अंदर भी थे, उसने किसी ने ज़हमत गवारा नहीं की कि उस वेन्यू पे आ जाए। 2 सेक्रेटरीज थे वो आ गए। बहरहाल अब सवाल यह है कि ये हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे पीछे ऐसी चीजें हैं जिसको अब जो है वो अवाम के सामने बहुत जरूरी है। आई थिंक क्योंकि ये बहुत अरसे से जब केयर टेकर गवर्नमेंट भी आई थी और इसके ऊपर आई थिंक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इत्तेफाक राय है कि पीआईए को प्राइवेटाइज हर सूरत में होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई चांस नहीं है। और गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग भी की, जो कह सकते हैं कि बैड पीआईए थी, कुछ 600-650 अरब रुपए का कर्जा जो है वो अपने सर भी लिया ताकि जो खरीदार है उसके लिए एक बेहतर हालत में उसको वो इदारा मिले या पीआईए मिले और फिर उसको आगे वो चला सके। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, मसलन इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो रिपोर्ट किया कि जो बाकी कंपनीज निकल गई जो शायद उनकी जो क्रेडेंशियल्स थे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी से ज्यादा बेहतर थे अगर वो खरीदार होते, तो उसमें जो एक चीज सामने आई है जिसको हमारे लिए आप फर्दर डिटेल्स भी बताएंगे, जो उन्होंने कोट किया कुछ लोगों को विदाउट नेमिंग देम, कि जो सबसे बड़ी वजह थी कि क्यों नहीं शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि इस डील के अंदर सॉवरन गारंटीज होती, हमें इस बात की जमानत नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट अगर डील करती है तो उसको वो ऑनर करेगी, उसको सॉवरन गारंटीज के बावजूद, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रियासत पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, वो एक डील करते हैं और गवर्नमेंट कल अगर चेंज हो जाती है या चेंज नहीं भी होती तो फिर उसके अंदर तब्दीली आ जाती। तो ये बहुत बड़ी एक वजह है जो आई थिंक क्लियरली लैक ऑफ ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर, कि इस वजह से लोग कामरान देखिए, पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी। फवाद हसन फवाद को प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर लगाया गया केयर टेकर गवर्नमेंट में। शुरू में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। फवाद ने काफ़ी काम किया, वो एक प्रोसेस को बड़ी रैपिड स्पीड के ऊपर वो उन्होंने रन करवाया और एक जगह पर जाके छोड़ गए। अब जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मसला ये है कि जब फैसले निज़ाम की बुनियाद के ऊपर, कवानीन और रूल्स की बुनियाद के ऊपर ना हो और पर्सनल जो विम्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात अच्छी भी हो सकती है और मुल्क के फ़ायदे के लिए भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी जानबूझ के, कोई वजीर आजम हो, कोई मिलिट्री लीडरशिप का हो, कोई भी हो, कोई जानबूझ के अपना काम अपने मुल्क को खराब नहीं करना चाहता। लेकिन इंटेंशन यहाँ पर यही है कि एक गैर मुनाफा बख्श इदारा इससे जान छुड़ाई जाए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे थी। बट सवाल यहाँ पे ये था कि जब आप निज़ाम को, प्रोसेस को ओवर रूल करके किसी और जगह पे कुछ काम करते हैं तो उसका रिएक्शन कहीं और लाजमी आता है। हम गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं ला सके। हमें कहा गया कि 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 25 अरब डॉलर कतर से, 25 अरब डॉलर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात से। और ये जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूँ, ये फिगर्स खुद जो SIFC की एपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये मीडिया को दिए। नहीं हुआ, आज हमें बताया जा रहा है तालियां मारो, 3 अरब डॉलर की कमिटमेंट दे दी है। भाई 25 अरब डॉलर की कमिटमेंट थी, हमसे 3 अरब डॉलर की कमिटमेंट के ऊपर तालियां क्यों बजवा रहे हो? आपने एक भी डॉलर अभी तक, जो अताउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किधर है? मतलब डॉलर तो नजर नहीं आ रहे। अब ये जो है बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि यहां पे क्या हुआ है,
एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोसेस था उसको इफेक्टिवली फाइनेंशियल एडवाइजर ने रन नहीं किया। ये कंपनी कैसे ऊपर आ गई किसी को समझ नहीं आई। जो बाकी पार्टीज थी, जो सीरियस पार्टीज थी, वो पीछे हट गई। वो किन वजूहत की वजह से पीछे हटी वो हम नाज़रीन को बता देते हैं। कारणन 5 पार्टीज थी जिसमें फ्लाई जना जिनका एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, एयर ब्लू उनका एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, फिर एथेनॉल ग्रुप है, आरिफ हबीब ग्रुप है और यूनुस ब्रदर्स ग्रुप है। ये 5 पार्टीज दूसरी थी जिन्होंने टेक्निकली क्वालिफाई किया पूरा, जो उन्होंने पीआई की छानबीन की, उसके बाद उन्होंने अपनी शराइत रखी, हुकूमत ने वो शराइत नहीं मानी, वो पीछे हट गए। इसमें मेरी इत्तला ये कि 2 पार्टीज इंतहाई सीरियस थी, मैं नाम नहीं लूंगा। उसमें एक पार्टी ने किसी जगह पे, अब चूंकि उन्होंने बिड नहीं डाली तो हम उसका नाम नहीं ले रहे, उसने, और उस वक्त उनको मिनिमम प्राइस का भी नहीं पता था। उनके ख्याल में जो पीआई की सूरत हाल है और अगर हुकूमत उनकी शराइत मान ले तो रफली कोई $275 मिलियन के आसपास, या जो कि तकरीबन 75 अरब रुपया बनता है, 75-76 अरब रुपया, उसके आसपास वो शायद ऑफर करते, लेकिन वो प्रोसेस में आए नहीं। जो नॉन निगोशिएबल क्लॉज थी, जो 5 पार्टीज पीछे हट गई, कुछ ऐसे टैक्सेस थे जैसे अगर आप जहाज, क्योंकि पीआई बैठ चुका है, पीआई को चलाने के लिए नए जहाज चाहिए 30-40। टैक्स के कानून ये कहते हैं कि जो जहाज नया लिया जाएगा, लीज पे भी लिया जाएगा, उसके ऊपर 18% जीएसटी देना पड़ेगा एडवांस में आपको। बिडर्स ये कह रहे थे कंपनी बैठी हुई है, अगर किसी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में, कतर में बिजनेस करना है और जहाज ले, उनके ऊपर ऐसा कोई टैक्स नहीं है। हम बाहर से जहाज भी लाएं, आपको 18% जीएसटी भी दें, ये नहीं होगा, इसको खत्म करें। हुकूमत खत्म कर नहीं सकती थी क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम है, आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बना। फिर दूसरा इसमें जो एम्प्लॉइज वाला इशू था, एम्प्लॉइज का इशू जो है वो इससे बड़ा एक फैक्टर था। एम्प्लॉइज के लिए वो कह रहे थे कि हम इनको नहीं रखना है, एम्प्लॉइज को, कोई 7320 के करीब एम्प्लॉइज हैं जो अभी सर्विंग हैं। उन्होंने कहा जी हम इनको चेक करेंगे और जो रखेंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखेंगे, इनके तमाम जो परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर मसला था। फिर गारंटेड इन्वेस्टमेंट हुकूमत कह रही थी, जो वाकई चाहिए थी $500 मिलियन से $700 मिलियन तक की उसमें इन्वेस्टमेंट पीआईए में होनी है, और उसकी वो गारंटीज हुकूमत मांग रही थी जो कि इनको मांगना चाहिए थी कि इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उसके ऊपर वो इन्वेस्टर नहीं माने। तो ये जब ये फैक्टर सारे बने, फिर उसके ओवर एंड अबव एक पॉलिटिकल जो सूरत हाल थी। अब्दुल अलीम खान साहब एक अच्छे नफीस इंसान है, लेकिन वो हर चीज के लिए जाते थे सागडार साहब के पास, जो कैबिनेट कमेटी में प्राइवेटाइजेशन के भी चेयरमैन है, और प्राइम मिनिस्टर ने पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन थी वो भी उनके हवाले की हुई थी। डार साहब का एक अपना इसमें एक मौकिफ होता था, उनके एक अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू होता है हर चीज के ऊपर। तो वो सारी चीजें, बॉटम लाइन इसकी ये है, इसको प्राइवेटाइज करने के लिए, और जो मेरा खदशा भी था, जब पीआईए को 2 हिस्सों में बांटा गया, उसकी बैलेंस शीट पीआईए के ऊपर 825 अरब रुपए का कर्जा था। फैसला यह हुआ कि 625 अरब रुपया रफली वो वहां से पीआईए की बैलेंस शीट से उठाकर गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेगी। एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनाई, गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, टैक्स पेयर्स के ऊपर जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ा पैसा था तकरीबन 268 अरब रुपया कमर्शियल बैंकों का कर्जा, वो उन्होंने उधर पार्क कर दिया, उसकी सर्विसिंग गवर्नमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसा देगी। मेरा उस वक्त ये खदशा था, और मैंने ऑन द रिकॉर्ड ये बताया वजारत खजाना को भी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी, और उस वक्त फवाद से भी कहा मैंने कहा खदशा मेरा ये है कि होगा ये कि अभी आपने इसका कर्जा उठाया, वहां से कंपनी की बैलेंस शीट से उठा के आपने टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल दिया, फिर आप इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, ये जो कर्जा ये तो आ गया ना इस बैलेंस शीट के ऊपर, टैक्स पेयर इसको सर्विस करेंगे। 13 अरब रुपया माहाना जो था इसका नुकसान एस्टिमेटेड था उस वक्त। अब तो इसकी बैलेंस शीट पब्लिक नहीं की जा रही ना। 13 अरब रुपया इसका माहाना नुकसान था, और 13 अरब रुपए में तकरीबन 8 से 9 अरब रुपया कर्जों के ऊपर सूद था। तो अगर अब वो 9 अरब रुपया आपने साइड कर दिया, पीछे 4 अरब का खसारा बना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो अब मुझे खदशा कहीं दुरुस्त साबित ना हो जाए, कि कंपनी कहेगी या हुकूमत कहेगी ये रह गया 4 अरब 3 से 4 अरब 36 अरब रुपए से 48 अरब रुपया सालाना, ये मैनेज हो सकता है, इसको इसकी परफॉर्मेंस बेहतर करते इसको प्राइवेटाइज नहीं करती। ये चीज है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले सबसे बड़ा कंसर्न, व्हाट नेक्स्ट, क्या ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये तो प्रोसेस बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और मतलब बहुत मुश्किल से इस स्टेज के ऊपर आया था, पहले भी अटेम्प्ट्स हुए, अब ये बुरी तरह नाकाम हुआ है, तो व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए इस वक्त एज पर दी लॉ 2 ऑप्शन है हुकूमत के पास। नंबर 1 कि बिड तो ये 10 अरब वाली पार्टी ने दे दिया, इनकी मेहरबानी ये तो नहीं मैच कर सकते, तो इनको री एडवर्टाइज करना पड़ेगा। नंबर 1 री एडवर्टाइज करेंगे, उसमें एक नया इसमें एक सारा एक प्रोसेस आएगा, उतना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें होंगी। दूसरा इसके अंदर इशू ये हो सकता है, या एक ऑप्शन ये हो सकती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ली जाए, कतर से कर ले, मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरब से, जो कि नहीं हो रही। इन्होंने बड़ी अटेम्प्ट की पहले
नहीं हुआ, G2G नहीं हो रहा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टर्स की विलिफिकेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो नया पैसा लगाने को तैयार नहीं, ना डोमेस्टिक ना फॉरेन। तो ये दो ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन गवर्नमेंट पिक कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक सियासी नाकामी है हुकूमत की, और ये जो नाकामी है ये सिर्फ हुकूमत को शेयर नहीं, इसका बोझ ब्यूरोक्रेसी ने भी उठाना है। कोई भी ऑप्शन लेने से पहले, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पे जाना है, चाहे हुकूमत ने इसको री एडवर्टाइज करना है, रिस्ट्रक्चरिंग की तो बात खुदारा बिल्कुल ना कीजिएगा, आप नहीं कर सकते। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। उससे पहले आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मजबूत करना है, आपने जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं अप्रूवल्स की, हुकूमत को चाहिए कि उसको बेहतर करे। जब तक एक इसके अंदर एक शफाफियत नहीं आएगी, स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा कमीशन, जो पॉलिटिकल कमेटीज हैं जिनको हेड करते हैं लोग, उनके अंदर अपने मामला सीधे नहीं होंगे, इस किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन कामयाब नहीं होगी। और लास्टली PIA का जो सेटबैक है, कहीं ये पावर सेक्टर के सेटबैक की सूरत में सामने ना आए। हो सकता है कि फिर पावर सेक्टर की जो है वो प्राइवेटाइजेशन वो भी डिले ना हो जाए।